द बिगेस्ट ब्लंडर बाय द G7 नेशंस। तो अभी 14 जून को G7 नेशन का मीटिंग कंक्लूड हुआ और मीटिंग के एंड में एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ बिटवीन G7 नेशंस एंड यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। तो आज उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही में उसके इम्पैक्ट को और फ्यूचर इवेंट्स क्या हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। G7 की मीटिंग जो कि इटली में हो रही थी, वहाँ पर ज़ेलेंस्की को भी बुलाया गया था एज अ आउटरीच मेंबर ऑफ G7। समिट का एक मेन एजेंडा रशिया यूक्रेन वॉर का भी था, जिसमें सभी ही G7 लीडर्स ने मिलकर, यानी कि USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यूरोप में रशिया के जो फ्रोज़न असेट्स हैं, वो सारे असेट्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट में से $50 बिलियन का एक पैकेज यूक्रेन को देंगे। इसको डिटेल में समझते हैं तो देखिए, सारे ही नेशंस के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो दूसरे नेशंस में अपने असेट्स को रखते हैं, बीट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ या फिर जो सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं उनमें, और इन पर ईयरली इंटरेस्ट भी जमा होते रहता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम नॉर्मल पीपल अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, वैसे ही जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो भी करते हैं। बस फ़र्क ये है कि ये फिगर्स बिलियंस में होता है और हमारे केसेस में काफ़ी स्मॉल डिनोमिनेशंस में होता है। तो ऐसे ही रशिया के बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट किया था यूरोपियन मार्केट में और बैंक्स में। पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन थी $300 बिलियन की, और इनका बाइफर्केशन करें तो कुछ ऐसे आता है कि फ्रांस में $71 बिलियन का, जापान में $58 बिलियन का, जर्मनी में $55 बिलियन का, USA में $38 बिलियन का, UK में $26 बिलियन का, ऑस्ट्रेलिया में $17 बिलियन का और कनाडा में $16 बिलियन का। तो ये सब मिला के होते हैं लगभग $300 बिलियन के, और इन पर रशिया को $3 बिलियन तक का इंटरेस्ट मिलता था ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन जब 2022 में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो ये सारा ही जो असेट्स था उनको फ्रोज कर दिया गया था बाय यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर आप फ्रोज करने का मतलब समझिए, तो जो असेट्स थे उनको फ्रोज कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि जो सारे असेट्स हैं उनको रशिया सेल नहीं कर सकता, ना ही उनको विड्रॉ कर सकता है, और उन पर जो इंटरेस्ट है वो जमा होते रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट को विड्रॉ करके रशिया यूज़ नहीं कर सकता। हालांकि इंटरेस्ट जो है वो बैंक के अंदर ऐड होते रहेगा। अब किसी को पता नहीं था कि वॉर इतना लंबा चलेगा और रशिया बिना इन असेट्स का यूज़ करे अपनी इकोनॉमी को संभाल लेगा। उल्टा यूरोपियन यूनियन के जो इकोनॉमीज़ हैं और यूएसए की इकोनॉमीज़ हैं, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा वॉर का, और यही रिसेशन में जाने लगे। अब इससे ये प्रॉब्लम ये हुई कि जो यूएसए का लास्ट एड पैकेज था $61 बिलियन का, जिसमें उसने यूक्रेन और इजराइल दोनों को दिया गया था, उसके बाद से कोई भी बड़ा पैकेज यूक्रेन के लिए नहीं दिया गया, ना ही यूरोपियन नेशंस के द्वारा, ना ही यूएसए के द्वारा। और बिना यूरोपियन नेशंस और यूएसए के एड के यूक्रेन वॉर में खुद को संभाल नहीं पाएगा। तब यूएसए और ईयू ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये जो फ्रोजन असेट्स हैं, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है, उसमें से $50 बिलियन का एक पैकेज निकाल कर यूक्रेन को दे देंगे, जो कि अब ये ईयर के एंड तक, यानी 2024 के एंड तक पहुंच जाएगा यूक्रेन के पास में, जिसका यूक्रेन यूज़ करेगा मिलिट्री हार्डवेयर परचेस करने के लिए, और अगर वॉर ख़त्म हो जाएगी तो अपने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। एज की वर्ल्ड बैंक ने अब एस्टिमेट किया है कि यूक्रेन को रीडेवलप करने में कितना पैसा लगेगा, तो वो एस्टिमेट आया है $480+ बिलियन का। अब ये गलत क्यों है ये समझते हैं। इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि आप गए, कुछ पैसा आपने बैंक में जमा किया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेटर आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो बैंक मैनेजर जो है वो पड़ोसी का रिलेटिव निकला, तो बैंक मैनेजर ने आपके पैसे को ही फ्रीज कर दिया और आपको देने से मना कर दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप रैशनल होकर बातों को समझेंगे, तो रशिया के लोगों ने काम करके अपने सेंट्रल बैंक के पास ये पैसे को जमा किया था, और वो सेंट्रल बैंक ने लेटर इन्वेस्ट किया इस पैसे को वेरियस नेशंस में। तो बिना रशिया के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रशियन सेंट्रल बैंक के परमिशन से, आप कैसे उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रशिया के साइड से होकर या फिर यूक्रेन और वेस्ट के साइड से होकर समझेंगे, तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। एकदम रैशनल होकर, कॉमन ग्राउंड पे होकर समझिए बात को, तो समझ में आएगा। अब मैं इसको ब्लंडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉर के टाइम पर कई सारी चीज़ों को नेशंस वेपनाइज करते हैं, एज अ वेपन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपेगेंडा या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन कुछ चीज़ों को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, जैसे कि यूएसए करता है डॉलर को, और ईयू कर रहा है इस टाइम पर रशियन असेट्स को। ऐसे कि आपने भी सुना होगा कि बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही वर्ल्ड के बैंकिंग बिजनेस में भी ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आज यूरोपियन यूनियन और यूएसए कर रहे हैं वो ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बात है। ऐसे कि वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस अपने पैसे को या फिर गोल्ड रिजर्व्स को इन नेशंस के बैंक के पास रखते हैं फॉर वेरियस रीजंस। अब वो नेशंस के माइंड में भी ये बात आएगी कि कल को अगर हमारे रिलेशंस वेस्ट के साथ बिगड़े, तो हमारे असेट्स को भी फ्रोज कर सकते हैं। जैसा आपने अभी रिसेंट में देखा कि हमने भी अपना 100 टन ऑफ गोल्ड वापस मंगाया, जो कि यूके बैंक में था, अब उसे यहाँ पे लाया। हालांकि हमारा ऑफिशियल रीज़न ये नहीं था, ऑफिशियल रीज़न कुछ और था, लेकिन एक डाउट होगा हमारे भी पॉलिसी मेकर्स के माइंड में। सेम ऐसे ही यूएसए ने भी किया था। जब वॉर स्टार्ट हुई थी, तब रशिया के पास $500 बिलियन से भी ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व थे। ये सारे ही जो रिजर्व थे वो US डॉलर में थे, इसलिए यूएसए ने इनको फ्रोज कर लिया। यानी कि रशिया के पैसे जो कि रशियंस ने कमाए, उनको आज रशिया यूज़ नहीं कर सकता, बस इसलिए क्योंकि वो US डॉलर में है और आज रशिया यूएसए के खिलाफ जा रहा है।
इवेंचुअली यूएसए ये सब करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, एज कि उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि डी डॉलराइजेशन का बहुत तेज़ हो गया था। वर्ल्ड के सभी मेजर नेशन जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया अपनी करेंसी में डील करना स्टार्ट कर दिए थे दूसरे नेशंस के साथ में। साथ ही में जो ब्रिक्स की करेंसी की बात थी वो भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। पर ये सब करके वेस्टर्न नेशंस और यूएसए बाकी वर्ल्ड के जो नेशंस है उनको वर्ल्ड के एक सिस्टम पर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। अब रशिया के रिस्पांस की बात करें तो जो रशिया का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उसने इस G7 के एक्ट को एज ए एक्ट ऑफ थेफ्ट बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि वो सारे ही लीगल मेथड्स को यूज़ करेंगे एज अगेंस्ट वेस्टर्न नेशंस। इसके अलावा रशिया ने अपने पार्लियामेंट में से ये बिल पास करवा दिया है कि अब रशिया जब चाहे तब वेस्टर्न नेशंस के जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट हैं और जो उनके असेट्स हैं रशिया में उनको फ्रोज कर सकता है, जिनकी वैल्यू भी कुछ आसपास $300 बिलियन के ही है। रशिया के पास वेस्टर्न नेशंस के बैंक के असेट्स तो नहीं है, ना ही उनके रिजर्व्स हैं, लेकिन उनके जो कंपनीज़ हैं वेस्टर्न कंपनीज़ उनके रिजर्व्स और असेट्स हैं उनको ही वो फ्रोज कर लेगा, जिनकी वैल्यू भी $300 बिलियन की है। साथ में अब ये भी देखा जा रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो काफ़ी डेंजरस होते जा रहा है, एज कि अब एस्केलेशन दोनों ही साइड से, रशिया के साइड से और वेस्ट और यूक्रेन के साइड से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एज कि इसके पहले जो भी वेपन्स दे रहा था वेस्टर्न नेशंस और यूएसए यूक्रेन को, उनके साथ में एक कंडीशन थी कि यूक्रेन इन वेपन्स का यूज़ सिर्फ यूक्रेन के लैंड पे मौजूद रशियन सोल्जर्स के खिलाफ कर सकता है। वो कभी भी इन वेपन्स के साथ में रशियन मेन लैंड को टारगेट नहीं करेगा। पर लास्ट मंथ ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया गया था वेस्टर्न नेशंस के द्वारा और यूएसए के द्वारा। अब यूक्रेन वेस्टर्न नेशंस का यूज़ करके रशिया मेनलैंड को भी हिट कर सकता है, जिसके बाद रशिया ने भी बोला था कि वो भी यूएसए के एडवर्सरीज़ को शॉर्ट रेंज की मिसाइल दे सकता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ में कि अभी रशिया का एक डिस्ट्रॉयर और एक न्यूक्लियर स्ट्राइक केपेबल सबमरीन कुछ दिनों पहले ही यूएसए के पास ही जो क्यूबा नेशन है उसके पास डॉक किया है। यानी कि अब यूएसए का जो मेन लैंड है वहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ही है रशियन न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस होते जा रही है दोनों ही नेशंस के बीच में। ऐसे कि हम सब जानते हैं कि ये वॉर कभी भी रशिया यूक्रेन की वॉर थी ही नहीं, ये वॉर हमेशा रशिया वर्सेस वेस्ट और यूएसए था। देखिए, अब तक जितना मैंने यूएसए की वॉर हिस्ट्री को पढ़ा और समझा है, मुझे लगता है कि यूएसए अब कुछ करेगा इसको रिलीफ और डी एस्केलेट करने की सिचुएशन को, टेंशन को कुछ कम करने का ट्राई करेगा यूएसए। ऐसे कि हमने हमेशा देखा है कि यूएसए कभी भी अपने होमलैंड नेशन पे वॉर नहीं लड़ता। जब भी यूएसए वॉर लड़ता है वो दूसरे नेशन के लैंड पे ही लड़ता है। जब बात यूएसए के घर तक आ जाती है वॉर की, तब हमेशा यूएसए बैकफुट पर होकर वॉर को डी एस्केलेट करने का ट्राई करता है, जैसा हमने अपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो को अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मुझे लगता है दोनों ही साइड से, रशिया और यूएसए के साइड से, अब सिचुएशंस कुछ स्लो डाउन होंगी। तो ये था हमारा एनालिसिस G7 समिट में हुई इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही में इसके बारे में अपने थॉट्स को कमेंट करें और वीडियो के बारे में अपने थॉट्स को कमेंट करें। साथ ही में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी बाकी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोज़।